मौलिक अधिकार में सबसे पहले हमने देख लिया समानता का अधिकार 14 से 18। उसके बाद हमने स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ लिया 19 से 22। 19 में आपका था वाक अभिव्यक्ति स्वतंत्रता वाला था, वो देख लिया। 20 में आपका था अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, है ना। 21 में क्या था, प्राण और देह की स्वतंत्रता। उसमें जीवन का अधिकार क्या है, इस पर 2 केसेस हो गए। जीवन क्या है इस पर ही हो गए ना। गोपालन केस 1950, मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद, देख लिया। चलो ठीक है, तो 21 को हम पढ़ रहे थे शायद, क्या हो गया, चल रहा था ना, हो गया। मैंने 21A बता दिया, नहीं बताया। चलो तो अनुच्छेद 21 पढ़ लिया हमने, उसको हम कहते हैं प्राण और देह की स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। उसको अच्छे से आपने देख लिया होगा। उसी में 21A या 21K जोड़ा गया क्या जी, वो कब जोड़ा गया, 2002 में। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। 21A जोड़ा गया 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, हाँ 86वां संविधान संशोधन, और ये आपका हुआ था 2002 में, ठीक है। हाँ ये क्या है, सुन लो अच्छे से इसको। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, ठीक है। ये बच्चों इस उम्र के बच्चों को अधिकार दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों को क्या, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है, ठीक है। चलो ये संशोधन हुआ ना, तो उसके साथ ही आप देखेंगे कि मौलिक कर्तव्यों में एक कर्तव्य जुड़ा 11वां, है ना, इसी संशोधन के माध्यम से। तो अभिभावकों संरक्षकों के लिए तो वो कर्तव्य हो गया, और बच्चों के लिए ये अधिकार हो गया, ठीक है ना। ये आपका 86वां संविधान संशोधन, ठीक है। अनुच्छेद कौन सा, 21K या 21A, ठीक है। बाद में इस पर आप देखेंगे RTE बना। RTE आपको पढ़ना ही है, RTE आप पढ़ेंगे ही, साइकोलॉजी में पढ़े, चाहे आपका स्कूल मैनेजमेंट में पढ़ेंगे ना। राइट टू एजुकेशन कब था, 2009 में आया ना, हाँ 1 अप्रैल 2010 से लागू हो गया, ठीक है, सबको पता है। चलो बढ़िया बात है। इसके प्रावधानों को आपको जानना ही है, वहाँ जाके इसको अच्छे से देख सकते हैं। तो अब हमने स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ते हुए 19, 20 और 21 आर्टिकल देख लिए हैं, देखें क्या। चलो आज हम देखने वाले हैं आगे, और आगे हम देख रहे हैं आर्टिकल 22, आर्टिकल 22 अनुच्छेद 22, और इसका टाइटल है गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, ठीक है। अनुच्छेद 22 क्या कह रहा है, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण दिया गया है भारतीय नागरिक को। कैसे देखिए, अब देखिए कि कभी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो दो प्रकार की गिरफ्तारियां होती है, एक दंड विषयक और निरोध होती है। देखो समझिए, एक तो सामान्य कानून के तहत, ठीक है। बहुत छोटे लेवल पर आप यही याद पढ़ते हैं बस, अनुच्छेद 22 कई अन्य में गिरफ्तारी निरोध से संरक्षण हो गया, ठीक है। लेकिन हम इसको थोड़ा सा सुन लेते हैं। इसमें 2 प्रावधान हैं, एक गिरफ्तारी तो होती है सामान्य कानून के तहत, है ना, और दूसरी होती है निवारक निरोध के तहत, ठीक है। चलो देखो, किसी को कोई अपराध हुआ, सुनिए बात को ढंग से, कोई अपराध हुआ और संदेह में ही सही ऐसे खिलाफ कोई एविडेंस मिले, उसको अरेस्ट कर लिया, ठीक बात समझ में आती है, वो सामान्य कानून के तहत है ना। लेकिन अपराध होगा, उसकी आशंका पर ही उसको गिरफ्तार कर लिया। समझ रहे हो बात को।
हाँ, तो अतीत में किए गए अपराध के लिए दंड न देकर भविष्य में अपराध न करे, इसकी चेतावनी देने जैसा है यहाँ पर गिरफ्तारी। ठीक है, यह है निवारक निरोध। समझ रहे हो? हाँ, तो ये दो तरह के कानून हमें यहाँ पढ़ने हैं और दोनों में कैसे कैसे संरक्षण दे रखा है उन प्रावधानों को हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है यहाँ पर, इसमें सामान्य गिरफ्तारी जो होती है ना सामान्य कानून के तहत, इसमें 2-3 प्रावधान है। पहला कि व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है। कारण जानने का अधिकार, समझे हो बात को? अरे किसी की गिरफ्तारी भी हो रही है तो फिर भी उसको एक अधिकार प्राप्त है, क्या? कि गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है उसको। ठीक है, किस संदर्भ में हम देख रहे हैं? सामान्य कानून के तहत। ठीक है, दूसरा वकील से परामर्श लेने का उसको अधिकार है। ठीक है ना? हाँ, वकील, जिसके लिए यहाँ पर जो शब्द काम में आया हो, विधि व्यवसायी। विधि व्यवसायी मतलब वकील, विधि व्यवसायी से परामर्श लेने का अधिकार है उसको। ठीक है, तो हमारा संविधान कितना अच्छा है, देखिए कितना अच्छा है। ठीक है, हाँ, लेकिन इसमें सबकी सीमाएं भी है साथ साथ। तो विधि व्यवसायी से परामर्श लेने का अधिकार दे दिया, अच्छी बात है। फिर तीसरा कि गिरफ्तारी के 24 घंटों के भीतर न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करना। ठीक है, क्या है तीसरा उपबंध? गिरफ्तारी के 24 घंटों के भीतर न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करना। इसमें आने जाने का समय नहीं गिना जाता, यात्रा में लगा समय नहीं गिना जाता। कॉस्ट्यूम में लिख देना आप। ठीक है, यात्रा में लगा समय शामिल नहीं है। ठीक है ना, यात्रा में लगा समय शामिल नहीं है, थोड़ा ध्यान रखना। तो ये तीनों जो प्रावधान है, अधिकार है, मान लीजिए किसके लिए हैं? सामान्य कानून के तहत गिरफ्तार व्यक्ति के लिए। ठीक है, तो किस किस के लिए नहीं है? पहली चीज, ये जो तीनों जो राइट्स है ना, वो किस किस के लिए नहीं है? एक तो निवारक निरोध के तहत कोई गिरफ्तार हो उसके लिए नहीं है, वो तो हमने गिरफ्तारी अलग कर दी, उसके लिए नहीं है। विदेशी शत्रु देश के नागरिक के लिए नहीं है। ठीक है, आयकर संबंधी मामलों में कोई गिरफ्तार हुआ उसके लिए नहीं है। जन अधिकार कानून के तहत कोई गिरफ्तार हुआ उसके लिए नहीं है। तो इसको थोड़ा सा लिख लेना। ठीक है, इन शॉर्ट ही लिख लेना, किसके लिए नहीं है, केवल शॉर्टकट में लिख लीजिए। विदेशी नागरिक और ये तो अंडरस्टूड है कि निवारक निरोध के तहत गिरफ्तारी उसको नहीं है ना, उसको गिरफ्तारी का प्रकार ही अलग है। विदेशी नागरिक के लिए आयकर मामले में गिरफ्तारी और जन अधिकार मामले में गिरफ्तारी। ठीक है, इन 3 मामलों में उसको ये संरक्षण प्राप्त नहीं है। क्लियर क्या? चलो, अब हमें देखना है निवारक निरोध। देखें, आओ निवारक निरोध कानून को थोड़ा सा देख लेते हैं। इससे क्या होता है समझ में तो आ गया आपको? ठीक है ना? हाँ, भविष्य में कोई अपराध होगा इस आशय वही किसी व्यक्ति को बंद कर देना, गिरफ्तार कर लेना, ये होती है निवारक निरोध के तहत गिरफ्तारी। ठीक है, चलो, तो इसमें क्या क्या उन गिरफ्तार होने वाले को भी क्या क्या संरक्षण प्राप्त है उसको हम देख लेते हैं। पहला, कोई व्यक्ति अगर निवारक निरोध के तहत उसको बंद किया गया तो उसको क्या क्या संरक्षण प्राप्त है। जैसे निरोध की अवधि अधिकतम कितनी होगी? 3 माह। निरोध की अवधि अधिकतम कितनी होगी? 3 माह। इस आधार पर उसको 3 माह के लिए बंद किया जा सकता है। और अगर ये अवधि बढ़ानी हो तो एक बोर्ड जो खासकर हाई कोर्ट के जजेस से बनता है,
उसकी सलाह सिफारिश पर ही ये अवधि बढ़ाई जा सकती है, अन्यथा नहीं। ठीक है, तो ये इसमें लिख लीजिए फटाफट, इसमें लिख लीजिए। ठीक है, ये अवधि, निरोध की अवधि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से गठित बोर्ड की सिफारिश पर ही बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, देखो किसी व्यक्ति को निवारक निरोध के तहत बंद किया गया, नज़रबंद किया गया, गिरफ्तार किया गया, तो उसको पहली बात तो उसको ये पता होनी चाहिए कि मुझे अधिकतम कितना रख सकते हैं, 3 माह। ठीक है, चलो दूसरा, निवारक निरोध का कारण जानने का अधिकार उसको भी है। ठीक है, कारण जानने का अधिकार उसको भी है, लेकिन बात अगर जनहित की आ जाए तो कारण बताने से राज्य इनकार भी कर सकता है। ठीक है, करते हैं कि नहीं करते, नहीं बंद करते हैं कि नहीं बनते? अभी आपने 370 हटी न्यूज़ नहीं देखी? जम्मू कश्मीर के तमाम नेताओं को नज़रबंद किया गया कि नहीं किया गया? क्या ना, तो इसमें देख लीजिए आप। दूसरा क्या है, निवारक या निरोध का कारण जानने का उसको अधिकार है संबंधित को। ठीक है, लेकिन जनहित में राज्य कारण बताने से इनकार भी कर सकता है। ठीक है, अंतिम प्रावधान इसमें यह है, अंतिम प्रावधान इसमें आप देखेंगे तो ये है कि जो निरोध जिस व्यक्ति का किया गया, तो निरुद्ध व्यक्ति जो है ना, जो बंद है, निरुद्ध व्यक्ति अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से इस निरुद्ध के विरुद्ध अपील कर सकता है न्यायालय में। ठीक है, ये लिख लीजिए। तो निरुद्ध व्यक्ति अपने प्रतिनिधि के माध्यम से, निरुद्ध व्यक्ति अपने प्रतिनिधि के माध्यम से निरोध के विरुद्ध अपील कर सकता है। ठीक है, ठीक है ना। चलो, ये थोड़ा सा समझने की बात है, इसको अच्छे से समझ लेना। तो तीनों हो गया, एक बार फटाफट देख लीजिए इसको। किसी निवारक निरोध के तहत कोई व्यक्ति बंद हुआ तो उसको 3 अधिकार प्राप्त है। थोड़ा ढंग से समझ लीजिए, क्या कि उसको तो निरोध की अवधि 3 माह अधिकतम हो सकती है। ये बढ़ानी है तो उनकी बोर्ड की सिफारिश के आधार पर बढ़ाई जा सकती है। ठीक बात है। निवारक निरोध का कारण जानने का उसको अधिकार है, लेकिन कंडीशन क्या है, अगर जनहित, ठीक है, हाँ, जनहित की बात आ जाए तो राज्य उसको मना भी कर सकता है, इनकार कर सकता है। प्रतिनिधि के माध्यम से क्या कर सकता है, वो अपील कर सकता है ना। वो तो निरुद्ध है, वो कैसे अपील करेगा, प्रतिनिधि के माध्यम से कर सकता है। ठीक है, तो ये है निवारक निरोध और सामान्य गिरफ्तारी। तो हमने यही जानना था इसमें, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण कैसे। तो गिरफ्तारी से संरक्षण आपने देख लिया, निरोध से संरक्षण भी आपने देख लिया, कैसे राज्य या हमारा संविधान हमें संरक्षण दे रहा है इन दोनों स्थितियों में। ठीक है, फिर आगे चल करके घटनाक्रम देखा गया। नॉलेज में ले लीजिए कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, 44वां संविधान संशोधन 1978। ठीक है, तो उसने यहाँ पर भी थोड़ा सा बदलाव किया कि निवारक निरोध की अधिकतम अवधि को उसने घटा के 3 माह से 2 माह कर दिया, 3 माह से 2 माह कर दिया, लेकिन वो अभी भी अमल में नहीं लाई गई। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, तो ये आपका निवारक निरोध और गिरफ्तारी। ठीक है, तो अभी निवारक निरोध होता है तो होता कैसे, समझ लीजिए इसको थोड़ा सा। इसके लिए क्या है कि कई कानून बनाए हैं विधायिका ने, संसद ने। ठीक है ना, इसके लिए कानून बनते हैं, बिना एक्ट के तो कैसे होगा, समझ रहे हो। चलो
अरे तो संविधान में भी जैसा कुछ कह दिया कि अनिवार्य शिक्षा है, तो उसके लिए कानून बनाया कि नहीं बनाया, राइट टू एजुकेशन, तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए कानून तो बनेगा ना, संविधान प्रावधान है, तो इसके लिए भी कानून बने हैं कई सारे। तो कानून कौन बना सकता है? तो निवारक निरोध के लिए कानून संसद और राज्य विधायिका दोनों बना सकती हैं, और राज्य विधायिका दोनों ही कानून बना सकती है। ठीक है, निवारक निरोध के लिए कानून कौन बना सकता है? संसद और राज्य विधायिका। ठीक है, अब कुछ विषयों पर केवल संसद बना सकती है, कुछ विषयों पर दोनों बना सकते हैं। ठीक है ना, इस मामले में आप यूँ देखेंगे तो संसद ज़्यादा शक्तिशाली नज़र आती है। ठीक है ना, ये देखना, संसद ज़्यादा शक्तिशाली नज़र आ रही है। तो यहाँ पर यूँ भी दिख रहा है कि एकात्मकता ज़्यादा है ना। हाँ, शक्ति उधर एक जगह ही आ गई, केंद्र में ही दे दी ज़्यादा, केंद्र ज़्यादा शक्तिशाली है ना। अब देखो संसद किससे बना सकती है? जैसे रक्षा, देश की सुरक्षा का मामला हो, विदेशी मामले हो, वैसे ही स्पष्ट है कि यहाँ पर कौन बनाएगी? हाँ, देश की सुरक्षा, रक्षा का मामला हो, विदेशी मामला हो, तो संसद कानून बनाएगी, निवारक निरोध कानून। ठीक है, और राज्य की सुरक्षा की बात हो तो ये दोनों ही बना सकती है। इस पर राज्य की सुरक्षा की बात हो, ठीक है, राज्य की सुरक्षा की बात हो, लोक व्यवस्था की बात हो, ठीक है, और आवश्यक समुदाय के लिए आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के लिए, इन विषयों पर निवारक निरोध बनाना हो तो दोनों ही बना सकती है। ठीक है, यहाँ पर भागना नहीं, थोड़ा सा स्लो होकर देखिए चीज़ों को। हाँ, संसद और राज्य विधायिका किन विषयों पर निवारक निरोध बना सकती है? राज्य की सुरक्षा की बात हो, लोक व्यवस्था की बात हो, तीसरा है समुदाय हेतु आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए। ठीक है, लिख लीजिए इसको, समुदाय हेतु आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए। तो तीन विषय आपने देखे जिस पर दोनों ही कानून बना सक रही हैं। ठीक है, चलो आप लोग क्या करिए, रोज इसको रिवीजन करिए। कर रहे हो नहीं कर रहे हो? देखो हम बड़ा इत्मीनान से पढ़ रहे हैं, बहुत धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, है ना। मैं ज़्यादा भाग दौड़ भी नहीं मचा रहा, कम ही पढ़ रहे हैं। तो डेली रिवीजन करिए इसको जा करके। कोई चीज़ समझ नहीं आती अगले दिन पूछिए। और संडे आया था तो उसमें आपको ये करना था, अब तक जितना भी पॉलिटी पढ़ा तो उसको बैठ के इसको रिवाइज कर लेते। तो जितनी बार आप पढ़ेंगे उतनी बार फिनिशिंग आएगी, मैं उतना अच्छी फिनिशिंग आएगी। फिर कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि कई बार अपन कर लेते, पढ़ लिया और रिवीजन कर लिया, हम पारंगत हो गए, नहीं होता यार। गिनती मत करिए प्लीज़, जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आता ना, जब तक आप ये बोल के नहीं बता दो चलो मैं आपको आर्टिकल 22 बताता हूँ, गिरफ्तारी और निरोध संरक्षण। गिरफ्तारी इस प्रकार की, ये संरक्षण है, निरोध ये संरक्षण है, ऐसे। जब तक ये कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तब तक पढ़ाई पूरी नहीं होती। इसके लिए आपको 3 बार पढ़ना पड़ रहा, पढ़िए। 6 बार पढ़ना पड़ रहा, पढ़िए। ठीक है, ये काउंटिंग कहीं कोई नहीं पूछेगा आपसे, है ना। हम लोग कई बार लक्ष्य छोटे कर लेते हैं, पहले से ही प्री प्लान होते हैं स्टडी को लेकर। क्या एक बार पढ़े सिलेबस पूरा पढ़ेंगे, फिर इन दिनों में रिवीजन कर लेंगे, फिर परीक्षा में बैठ जाएंगे, क्या हो जाएगा इससे? ये माइंडसेट मैंने देखा है लोगों का। इतने टाइम में पढ़ लेंगे, वो होता नहीं है, क्योंकि आदर्शवादी सोच है, व्यवहारिकता अलग चीज़ होती है। फिर इतने महीने में रिवीजन होता है, तो हमारा अध्ययन जाता है रिवीजन के टाइम टेबल में, रिवीजन जाता है गायब, है ना। हाँ, तो रिवीजन में हम बहुत कुछ कम कर पाते हैं। तो ये मत करिए। आपका टारगेट ये नहीं होना चाहिए कि पढ़ के रिवीजन करेंगे। आपका टारगेट ये है कि हर टॉपिक पे आप कमांड लाएंगे। मैं बार बार बोल के थक चुका हूँ, टॉपिक पे कमांड। टॉपिक पे कमांड कैसे आती है समझ गए? आप पूरे टॉपिक को आप बोलिए, उस पर चर्चा करिए। जब तक आप डिबेट नहीं करेंगे टॉपिक पे, तब तक नॉलेज आपका फिनिशिंग नहीं कहलाती। समझ गए बात को? ये मकान बनाने जैसा है, मकान बनाने जैसा ही एक टॉपिक पे कमांड लाना है। अब मकान बनता है, ढांचा खड़ा हो गया, उस पर कितना फिर मेहनत होती है, लास्ट तक फिनिशिंग कब आती है आपने देखा होगा, है ना। तो कई लोगों का मकान तो खड़ा है लेकिन वो अभी भी उसी जर्जर अवस्था में, प्लास्टर हुआ नहीं, फिर प्लास्टर हो भी गया किसी के तो फिर पुट्टी की आवश्यकता है। ठीक है, पुट्टी पे भी डबल हाथ की आवश्यकता है। तो ये इस तरह से है कुछ, है ना। तो प्लीज़ गिनती मत करिए, मेहनत करिए। 4-6 महीने की मेहनत आपको बहुत स्मार्ट और बहुत शानदार स्टूडेंट बना के लाने वाली है। इस विश्वास के साथ लगे रहिए, है ना। भूखे शेर की तरह बाटियाँ वाटियाँ छोड़ देना, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ाते हैं इसको। तो आपका ये यहाँ मैं कह सक रहा हूँ कि आपका स्वतंत्रता ही पढ़ रहे हैं ना। हाँ, तो स्वतंत्रता का अधिकार में जो हमने 19 से 22 चर्चा करनी थी अनुच्छेद की, वो हो चुकी। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार हमने पढ़ लिया। इसके बाद आपका आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये इसका टाइटल है।
हाँ, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 हमें यहाँ पर पढ़ना रहेगा। ठीक है, ठीक है। चलो आइए इन दोनों को अच्छे से हम आज देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 23 को देखिए। अनुच्छेद 23 में क्या है? इसमें इसका टाइटल दे रखा है मानव दुर्व्यापार, मानव दुर्व्यापार, मानव दुर्व्यापार और शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध अधिकार। समझे हो कुछ? नाम से क्लियर है यार, नाम से क्लियर है। मानव दुर्व्यापार, ठीक है। हाँ, मानव किसको कहते हैं? किसको कहते हैं मानव? इस पर तो बोल सकते हो ना, बोलो। आपको और हमको कहते हैं। चलो, तो मानव से आप सीधा समझिए महिला पुरुष बच्चे, ठीक है। हाँ, है ना। हाँ, ये नहीं कि मानव में फिर महिलाएं तो आती नहीं है, सच है ना, वो वाली बात नहीं है। लिंग भेद नहीं है यहाँ पर, है ना। ये थोड़ा व्यापक अर्थ में है। मानव का अर्थ होता है, वैसे तो ये शब्द यूँ देखेंगे तो भाषा के मनु की संतान है, जो मनुधन मनु, हमें ना हिंदू दर्शन में कहते हैं कि मनु की संतान है सारा, इसी से बना है, अप्रत्यय लगने से संतान बोधक प्रत्यय होता है। ठीक है, चलो तो क्या क्या है इसमें थोड़े उपबंध देख लेते हैं, आइए। तो पहले तो इसको समझना है कि मानव दुर्व्यापार कैसे होते हैं और मानव का शोषण भी होता है। तो संविधान बनाने वालों की चीज़ों में दिमाग में जहन में ध्यान था, इसलिए उनको भारतीय नागरिकों को ये अधिकार दे दिया, मूल अधिकार दे दिया कि मानव दुर्व्यापार उस समय भी प्रचलित है और आज भी कई प्रचलित हैं। जैसे आपने सुना होगा कि मानव की खरीद बेच चलती है, खरीद बेच। और सल्तनत काल वो पढ़े होंगे आपने, उपनिवेश काल पढ़ा होगा, उपनिवेशवाद। हाँ, तो उसमें सीधे सीधे आदमी खरीद के दूसरों को बेचे जा रहे हैं, है ना। अब तो लगभग नगण्य सा हो गया है, लेकिन फिर भी एक आध घटनाक्रम आपको सुनने में आता है कि बच्चे को उठा के ले गए और कहीं बेच दिया, ऐसे कहीं आता है ना। हाँ, तो उसके कई संरक्षक होते हैं, बच्चों के माता पिता मर जाते तो उनको बेच देते हैं, ऐसे कई सारी खबरें आती है। तो दुर्व्यापार में एक चीज़ तो वो कि मानव की खरीद बेच, वस्तुओं के समान, जैसे किसी सामान को बेच रहे हो, पेन को बेच रहे हो, गाड़ी मोटरसाइकिल को बेच रहे हो, ऐसे मानव को बेच दिया, महिलाओं को बेच दिया। ठीक है, फिर उसमें मानव दुर्व्यापार में ही आपने कई अनैतिक कृत्य देखे होंगे, अनैतिक जो वास्तव में अच्छे नहीं है, जैसे वेश्यावृत्ति हो गया, दास प्रथा आपने सुना होगा, है ना। एक देवदासी प्रथा आपने सुनी होगी, सुनी तो होगी, है ना। अपने इधर नहीं है लेकिन उसको सुनेंगे आज, अच्छे से उसको देखने वाले हैं। तो उनको वहाँ रोका गया, ठीक है। फिर आप देखेंगे आगे चल करके कि शोषण, तो शोषण कैसे होता है आदमी, शोषण कैसे होता है? ऐसा तो नहीं आदमी को लेके निचोड़ा जा रहा है, पानी निकला जा रहा है, ऐसा शोषण नहीं। हाँ हाँ, ठीक है। तो उनकी किसी व्यक्ति की जीवन की आवश्यकताओं को अनदेखा करके उससे केवल उनको एज ए रिसोर्स की तरह यूज़ करना बस, ठीक है। जिसमें आप देखेंगे कई कुप्रथाएं निकल कर सामने आएगी कालांतर में। आप देखेंगे बेगारी, देखी सुनी होगी आपने, वही बेगारी का ही नाम है ना, बंधुआ मजदूरी का नाम है, ठीक है। बेगारी सुना होगा, बेगारी मतलब होता है बिना पारिश्रमिक के उससे काम लेना, देना कुछ भी नहीं, लेना काम, ठीक है। हाँ, तो वो बेगारी देखी होगी आपने। बंधुआ मजदूरी या सागड़ी प्रथा देखी होगी आपने। 1961 के आसपास उसका निवारण भी, अधिनियम भी बना था संभवतः। अब मेरा थोड़ा सा भी, मैं उस तुक्का हवाबाजी ही कर रहा हूँ हालांकि, ठीक है, वो लिखवा नहीं रहा मैं आपको, है ना, हम चर्चा कर रहे हैं। तो वही बंधुआ मजदूरी में क्या होता है, एक व्यक्ति को बंधी इनकम बता दी कि आपको इस समय के लिए हम इतना देंगे, और बेचारा हर प्रकार के काम करने के लिए वो विवश है, वो भी अमानवीय है, उसको भी संविधान में अमानवीय माना है, ठीक है ना। ठीक है, ठीक। अपने इधर आपने हाड़ी शब्द सुना होगा उसकी, वो बंधुआ मजदूरी है ना, सागड़ी। फिर आपने बलात् श्रम भी नहीं सुना होगा, बलात् श्रम सुना? बलात् श्रम, बलात् का मतलब होता है जबरदस्ती, उसकी काम करने की इच्छा नहीं है लेकिन ज़बरदस्ती काम लेना, वो बलात् श्रम में आता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को यहाँ पर प्रिवेंट किया गया, ठीक है ना। उसके लिए विरुद्ध संरक्षण नागरिकों को दिया गया, ठीक है। चलो आइए एक एक करके लिखते हैं। मानव दुर्व्यापार के अंतर्गत, मानव दुर्व्यापार के अंतर्गत मानवों जिसमें पुरुष, महिला और बच्चे, ठीक है। मानवों की
वस्तुओं के समान, वस्तुओं के समान, वस्तुओं के समान खरीद और बिक्री को, खरीद बिक्री को प्रतिबंधित किया गया है। क्लियर है? ठीक है। मानव दुर्व्यापार के अंतर्गत मानवों की, है ना, मानव समझ में आ गया आपको, मानवों की वस्तुओं के समान खरीद बिक्री को प्रतिबंधित किया गया है। तो मानव का व्यापार मत करिए, कम से कम ये तो मत करिए, है ना, ये यहाँ पर प्रतिबंधित किया गया। ठीक है। इसके साथ ही अनैतिक दुर्व्यापार, ठीक है, इसके साथ ही अनैतिक दुर्व्यापार वो कौन से, जैसे वेश्यावृत्ति, वेश्यावृत्ति हो गया, दास प्रथा और देवदासी प्रथा को भी प्रतिबंधित किया गया है। समझे हो? तो थोड़े से इन उपबंधों को अच्छे से हम सुन करके निकलेंगे। ठीक है ना, सुनो अच्छे से। तो ये तो बहुत क्लियर सी लाइन है कि मानव को खरीदना बेचना नहीं है। ठीक है, चलो, अगर किसी व्यक्ति को खरीदा बेचा जा रहा है, मान लीजिए मेरा सौदा हुआ, ठीक है, मेरी बोली लगा दी मेरे संरक्षक ने कि 5 रुपये में इसको बेचा जाए। ठीक है, तो मुझे पता है कि मुझे संविधान के आर्टिकल 23 में ये अधिकार प्राप्त है कि मुझे ऐसा खरीदा बेचा नहीं जा सकता। तो मैं ये लेकर के हाई कोर्ट 226 या फिर मैं सुप्रीम कोर्ट 32 के तहत जा सकता हूँ। कहूँगा कि मुझे देखो ये समस्या है, वो मेरे को प्रिवेंट करेंगे, फिर मेरे को सुरक्षित करेंगे, है ना। तो सीधी सी बात। दूसरा आप देखेंगे तो दास प्रथा भी आप जानते हैं, वेश्यावृत्ति से परिचित है। दास प्रथा जानते हो ना, दास प्रथा गुलाम बनना। ठीक है, बस ये मेरा दास है तो पूरा जीवन, आज जीवन बेचारे को समर्पित है, कोई वेतन नहीं, कुछ भी नहीं। ये तो गजब हो गया। तो उसका तो जन्म ही फेल चला गया बेचारे का। जो दास बना तो वो तो उसका तो जीवन ही फेल चला गया ना। तो उसको बेचारा को क्या पुनर्जन्म की गारंटी है? कोई है क्या पुनर्जन्म की गारंटी? नहीं है। तो इसका तो खाली चला गया। जैसे कोई पटाखा लाए बड़े अरमान से और फोड़ा और कुछ निकला नहीं, वो वाली बात होगी। ठीक है, तो इसलिए ये भी बहुत बुरी स्थिति है। तो इसके लिए भी संरक्षण दिया गया, दास प्रथा नहीं होनी चाहिए। फिर ये देवदासी प्रथा देखो हमारे इधर वास्तव में नहीं है। ठीक है, इसलिए हमें इसका ज़्यादा परिचय नहीं है। देवदासी क्या होता है, साउथ इंडिया में ज़्यादा प्रचलित है, दक्षिण भारत में। और कहते हैं 5वीं या 6वीं शताब्दी में अस्तित्व में आती है और 13वीं शताब्दी तक अपने चरम पर थी। क्या था सर इसमें? मंदिरों में साउथ में मंदिर जो है ना, आप देखेंगे ब्राह्मणवाद वर्चस्व पे था एक समय। फिर उसका काउंटर रिवोल्यूशन आता है, बौद्ध जैन दोनों आते हैं। किताब भी थी भीमराव अम्बेडकर की, है ना, बुद्धिज्म रिवोल्यूशन एंड काउंटर रिवोल्यूशन इन एंशिएंट इंडिया, देखी होगी। तो यही था कि जब आवश्यकता आविष्कार की जननी, क्यों रिवोल्यूशन होते हैं, तो वहाँ पर एक कुप्रथा क्या थी कि बच्चियों को मंदिर में रख दिया जाता था एज ए देवता की दासी। क्या कहा गया उसको कि देवता की दासी। हाँ, तो ये उनकी दासी उनकी सेवा के लिए सारा चीज़ें कर रही हैं। ठीक है, कहीं ठीक है, हम उसकी वो नहीं जा रहे, पर इसमें कुप्रथा क्या थी वो निकालेंगे हम, अभी सुनने समझेंगे। तो यहाँ पर देवता की सेवा करती है, नृत्य भी करती है, देवता को खुश करती है। अपने ही अंदाज से समझ रहे हैं लोग कि खुश हो रहे देवता, नहीं हो रहे, वो जानते हैं। और इसी से कहते हैं, सुनने में आता है कि इसी से भरतनाट्यम और विलासी नाट्यम विकसित होते हैं। देवदासी प्रथा से ही 2 नाट्य निकल कर के आते हैं, भरतनाट्यम और विलासिनी नाट्यम, ऐसा माना जाता है। अब सर इसमें कुप्रथा तो हमें कुछ लगी नहीं, पर ये कह कर के कि देवता से आपका मिलन करवाएंगे, वहाँ के जो कुछ लोग होते थे उनका दैहिक शोषण करते थे और इनको नाम दिया जाता था कि इस मिलन किससे हो रहा है, देवता से सीधा मिलन हो रहा है। मूवियाँ, हाँ ठीक है, तो ये मूवियाँ पहले, हाँ अच्छा, हाँ, तो क्योंकि देखो बिल्कुल 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 मंदिर के जो अधिपति होते हैं, है ना, वही और वो इसको क्या नाम देते हैं कि अभी आपका मिलन मेरे से नहीं हो रहा है, सीधा ईश्वर से हो रहा है। और इतनी ज़बरदस्त कुप्रथा ही है कि उसके घर वाले भी कन्या को वहाँ पे देते हैं कि देवता की दासी बन रही, गौरव की बात है।
तो हाँ दान कर दिया, देवदासी बन गई, तो कितनी अमानवीय है। तो अब जिस भारत को हम इतना श्रेष्ठ गौरवशाली कह रहे हैं, हालांकि ठीक है, लेकिन इसमें इतनी अमानवीय प्रथाएं रही हैं कि सुन करके ही रूह कांप जाती है। ये क्यों प्रथा हुई? ठीक है, तो तर्क बुद्धि कहाँ चली जाती है उन लोगों की? कैसे सोच सकते हैं? सोचना ही तो थोड़ा अटपटा सा है, पता नहीं कैसे सोच लेते हैं। और अभी भी आश्चर्य की बात है कि इतना डेवलपमेंट हो गया, इतना शिक्षा का प्रसार हो गया, और 21वीं कौन सी सदी है? 21वीं, इसमें भी ये अभी कम नहीं हुई, अभी भी प्रचलित है वहाँ, अभी भी प्रचलित है। अब मैंने काफ़ी डाकण प्रथा को पढ़ाया, जब मैंने पहली बार पढ़ाया तो मैं इसको खुद बहुत हंसी आई थी। जब मैं इसको क्लास डिज़ाइन कर रहा था, पहली बार मेरे सामने जब डाकण प्रथा आया तो खुद बहुत हंसी आई। लेकिन जब मैंने मेरे आसपास के क्षेत्र में देखा, और आपकी पत्रिका को आप उठा के देखिए कि हर 15 दिन 20 दिन में एक खबर छप जाएगी डाकण प्रथा, तो बड़ा आश्चर्य होता है कि कैसे लोग अभी भी कहाँ जी रहे हैं। ठीक है, हर गाँव में अभी भी एक डाकण होती है। ठीक है, गजब ही है सर। चलो, तो देवदासी प्रथा क्या समझ में आ गया? तो कुप्रथा है। हाँ, तो तभी तो यहाँ कहा कि ये सारी प्रथाएं प्रतिबंधित की गई हैं। लेकिन अभी तक ना तो आप समझिए भारत में पूरी तरह से बाल विवाह का उन्मूलन हुआ क्या? नहीं हुआ। सती प्रथा लगभग उन्मूलित है, लगभग ये मान सकते हैं। ठीक है ना, तो काफ़ी अच्छी बात है, उन्मूलित है। तो हम ऐसे भारत की कल्पना करते हैं जहाँ दास प्रथा, ये देवदासी, जैसे बेगार अभी भी कहीं ना कहीं है, बलात्श्रम हो रहा है ना, बंधुआ मजदूरी हो रही है। मानोगे कि नहीं मानोगे इस चीज़ को? तो ये चीज़ें हैं। आगे चलें तो 2 उपबंध हमने देख लिए कि मानव दुर्व्यापार, ठीक है, और शोषण। ये दुर्व्यापार में ही आता है, ये दुर्व्यापार में ही आता है। ठीक है, चलो अब शोषण कैसे हो सकता है देखिए आप लोग थोड़ा सा। तो शोषण के लिए आप देखिए कि सभी मानवों को या मानवों से संबंधित बेगार, बलात् श्रम या बंधुआ मजदूरी और बलात् श्रम को प्रतिबंधित किया गया है। क्या क्या प्रावधान किए गए हैं? बलात् श्रम को प्रतिबंधित किया गया है। समझे इसको? बेगार क्या होता है? बिना पारिश्रमिक, हाँ, बिना पारिश्रमिक काम। ठीक है, पहले क्या होता था, जब राजतंत्र था और सामंतवाद था, सामंत वर्ग भी था उसमें, है ना, तो ये लोग क्या करते थे कि इनके राज्य में जब काम होता था, सामंतों को भी, जागीरदारों को भी, गांव के ठाकुरों को भी, तो सामान्य जो जनता होती थी वो जाती थी वहाँ पर, घर से एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति काम के अनुसार, और वहाँ पर काम करते थे। उसके बदले उन्हें कुछ भी नहीं मिलता था, ये उनका दायित्व सौंप दिया था। इसको कहते थे बेगार। ठीक है, हाँ, तो काफ़ी अमानवीय सा है, बिना पारिश्रमिक काम। ठीक है, बेगार। बंधुआ मजदूरी आप समझ गए, है ना, बंधुआ मजदूरी और बलात् श्रम को प्रतिबंधित किया गया है। बलात् श्रम क्या है? बिल्कुल किसी की इच्छा के विरुद्ध उससे काम करवाना, ये सीधा सा बलात् श्रम में आता है। ठीक है, आपने कह दिया, ये मान लीजिए कि आपने किसी को कह दिया कि मेरा एक काम है ABCD, और इसके लिए अभी रेट चल रही 200 रुपया दिन का, किसी व्यक्ति को आपने ऑफर कर दिया, वो नहीं करना चाह रहा, आपने फिर फोर्सबली उसे करवा लिया, वो भी बलात् श्रम में ही है। समझ रहे हो ना, बलात् श्रम ही तो है वो। ठीक है, तो ये चीज़ है। बलात् श्रम क्या है? बिना किसी की इच्छा के विरुद्ध उससे काम कराना, तो ये प्रतिबंधित है। ठीक है, और चौथी जो बात है, हम थोड़ा बलात् श्रम को वो करेंगे, विश्लेषण उसका करेंगे। बलात् श्रम में और क्या आता है सर? ठीक है, बल से श्रम करवाना, सीधी सी बात तो यही है, ताकत से काम करवाना, बलपूर्वक। ठीक है, लेकिन इसमें बलात् श्रम में क्या क्या आता है कि किसी व्यक्ति को आप काम करा रहे हो, आर्थिक परिस्थिति, किसी व्यक्ति की आर्थिक परिस्थिति ऐसी, आर्थिक परिस्थिति से उत्पन्न व्यवस्था, आर्थिक परिस्थिति से उत्पन्न व्यवस्था। ठीक है, और न्यूनतम मजदूरी, न्यूनतम मजदूरी से कम पर काम लेना भी किस में आता है? बलात् श्रम। ठीक है, इधर रखना। तो इस अनुच्छेद में हमने बस यही जाना
कि मानव दुर्व्यापार और उनसे या यूँ कहें कि अमानवीय श्रम लेना या बलात्श्रम लेना इसे यहाँ पर प्रतिबंधित है। समझ गए बात को? हाँ, तो बलात्श्रम में 2-3 नाम आ जाएंगे आपके, क्या? बेगार आ गया, बंधुआ मजदूरी आ गई, बलात्श्रम आ गया। ठीक है, अमानवीय दुर्व्यापार में आपको समझा क्या कि उनको मानव को खरीदिए बेचे मत, उनसे अनैतिक काम मत करवाइए। ठीक है, ये आर्टिकल 23 क्लियर है यहाँ पर? हाँ, तो कुछ भी इसमें और ज़्यादा समझने जैसा है नहीं, ये आपका अनुच्छेद 23 हो जाता है। ठीक है, इसका क्या टाइटल था? मानव दुर्व्यापार। जब टाइटल क्लियर होगा, एक चीज़ मैं आपको फिर बता दूं, जब टाइटल क्लियर है तो ही आपका नॉलेज क्लियर होगा। ठीक है ना? मानव दुर्व्यापार और शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो मानव दुर्व्यापार अपने आप में एक कोड है जो आपको जानकारी देगा कि मानव दुर्व्यापार कैसे, शोषण कैसे। ठीक है, तब पूरी डिटेल आपके सामने वो उसकी खुल जाएगी। ठीक है ना? चलो, तो आर्टिकल 23 क्लियर है। अब हम देख लेते हैं आर्टिकल 24 को। ठीक है, तो आर्टिकल 24 क्या है, इसकी पहचान ये सब ध्यान में रखिए कि बाल श्रम का निषेध करता है। 23 की दिमाग में कोड रख सकते हैं, वो बलात् श्रम का निषेध करता है, ये बाल श्रम का निषेध करता है। समझ गए दोनों चीज़ें? वो बलात् श्रम, ये बाल श्रम। ठीक है, तो इसमें ये कहा गया 24 में, आर्टिकल 24 में कि फैक्ट्री, खाने या अन्य परिसंकटमय परिस्थितियों में, मूल रूप से ये कहा गया था, है ना? अन्य संकट परिस्थितियों में, परिसंकट परिस्थितियाँ कैसी हो गई सर? जैसे आपका कोई निर्माण कार्य चल रहा है ना, तो संकट ही वहाँ पर आए, चोट लगने का ही खतरा है टोटल। कोई निर्माण कंस्ट्रक्शन चल रहा है ना, में यथा निर्माण कार्य हुआ, रेलवे हुआ, निर्माण कार्य रेलवे में 14 वर्ष से कम आयु के बालकों के नियोजन का प्रतिषेध यह अनुच्छेद करता है। ठीक है, समझाइए बात? ठीक है, मोटी मोटी इसकी समझ क्या है? मोटी मोटी समझ ये है इस अनुच्छेद की कि मूल रूप से यहाँ पे ये कहा जाना चाह रहे थे संविधान निर्माता कि खतरनाक परिस्थितियों में या खतरनाक व्यवसायों में, जोखिम भरे व्यवसायों में 14 साल से कम आयु के बच्चों को नियोजित लगाना वहाँ पर जायज़ नहीं है। ठीक है ना, उनको मना है यहाँ पर निषेध। ठीक है, चलो, ये थोड़ी सी समझ थी, लेकिन इसमें बाद में कई सारे काम हुए, उनको भी हम देखेंगे। वर्तमान में इसमें कई सारे काम हुए हैं, है ना, और अभी क्या स्थिति है। ठीक है, तो सरकार की जिम्मेवारी भी है। आपने देखा होगा 15(3) में, 15(3) में नहीं देखा आप लोगों ने? आर्टिकल 15(3) महिलाओं और बच्चों के संरक्षण के लिए विशेष योजनाएं और कार्यक्रम राज्य बना सकता है। ठीक है, तो बना नहीं होता है, तो आप देखेंगे महिला आयोग भी है, महिलाओं के वेलफेयर के लिए काम होते हैं। बाल संरक्षण आयोग भी है, उसके संरक्षण के लिए भी काम होते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पर नहीं हो सकता। और क्या कहा गया? तो इसके लिए कानून बने। जब तक कानून नहीं होंगे लोग मानेंगे क्या? समझ रहे हो? कानून है, थोड़ा भय है कानून का, तो लोग वैसे रुकेंगे इससे। ठीक है, कानून नहीं बनेगा तो दंड क्या दोगे? लो चलो, किसी बच्चे ने, सर आप कहोगे कानून बनाने की क्या जरूरत है, संविधान में कह दिया, बस कहने से क्या होगा? कहने से कुछ होगा क्या? हमारे भगवान ने भी कहा झूठ मत बोलिए, हम बोल रहे हैं ना, और ज़्यादा बोल रहे हैं, क्योंकि भगवान आते ही नहीं, चेक करते ही नहीं, कुछ कहते ही नहीं, मस्त है, वो वाली स्थिति है। समझ रहे हो? तो हमारा जो नैतिक दायित्व संहिता है वो हमें सब पता है, ऐसे ही। तो तब तक काम नहीं करेंगे हम जब तक हमारे पास कोई डर भी नहीं है, तो हम डर के बिना कुछ करते नहीं, तो इसीलिए फिर कानून आते हैं। ठीक है, आईपीसी के, तो इस पर कई कानून बने, दंड का प्रावधान किया गया, तभी तो लोग रुकेंगे, कहने भर से कुछ होगा नहीं। ठीक है, हाँ, जब तक कोई कानून नहीं है तो न्यायालय भी दंड देगा, कैसे देगा क्या? हाँ, बस ये कह रहा है कि वो नहीं करना तो कर लिया, आप लो अब चलो, तो वो वाली वजह, तब कानून चाहिए। ठीक है, तो कई कानून बने हैं इसके लिए,
और वो कानून को हम थोड़ा सा देखेंगे। जैसे कारखाना एक्ट बना, कारखाना एक्ट बना 1948, ठीक है। खान एक्ट बना, खान अधिनियम वो 1952 में बना। ये सारे कहीं ना कहीं इसी के लिए हैं कि आप इनकी बारीकियों में हम नहीं जा रहे कि कारखानों में अगर बच्चों का नियोजन होगा इसके लिए इतनी सज़ा है, इतना जुर्माना है, ठीक है। कारखाना एक्ट है, खान एक्ट है ना। फिर एक इम्पोर्टेंट आता है बाल श्रम, बाल श्रम प्रतिषेध और नियमन, प्रतिषेध और नियमन अधिनियम, और नियमन अधिनियम ये आया था 1986 में। ये बहुत महत्वपूर्ण था, बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसमें मुख्य प्रावधान ये था कि खतरनाक व्यवसायों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का नियोजन नहीं किया जा सकता। करेंगे तो उसके लिए दंड का प्रावधान था, ठीक है। तब कुछ कमी आई, लेकिन फिर भी क्या हुआ कि खतरनाक व्यवसाय कह दिया तो घरेलू नौकरों के रूप में बच्चे लगे जा रहे हैं, काम किए जा रहे हैं कई भारी संख्या में, ठीक है। फिर आप देखेंगे तो होटलों में व्यावसायिक संस्थान जो होते हैं ना, होटल रेस्टोरेंट हो गए, उनमें लगे पड़े टेबल साफ कर रहे बच्चे, है ना, उनका भविष्य साफ हुआ जा रहा है, वो टेबल चमका रहे हैं। तो फिर उनको अमेंडमेंट करना पड़ा। 2006 में सरकार ने एक अमेंडमेंट किया और वो भी हटाया वहाँ से, क्या होटलें वगैरह ये हटा दी व्यावसायिक संस्थानों में, तो भी ज़्यादा सुधार नहीं आया। तो फिर 2016 वो टाइम आता है जो बहुत अच्छा आया इस संदर्भ में कि इन्होंने इस कानून को संशोधित किया 2016 में, ठीक है। 1986 का जो अधिनियम था इसी को अमेंडमेंट किया, संशोधित किया और इसका नाम ही चेंज कर दिया। इसका नाम चेंज करके किया बाल श्रम, बाल और किशोर श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम, है ना, निषेध और विनियमन अधिनियम 1986, इसका नाम बदल दिया, ठीक है। 1986 के इस अधिनियम का नाम बदल कर ये कर दिया, क्या किया 2016 में किया, बाल और किशोर श्रम, किशोर और डाल दिया, बाल और किशोर श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम, ठीक है। चलो अब इसमें क्या किया सर, दो चीज़ें आ गई, किशोर नया आ गया, ठीक है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात, 14 वर्ष से कम आयु के बालकों का सभी प्रकार के व्यवसायों में नियोजन प्रतिषेध कर दिया, ये प्रावधान लिख लेना, ठीक है। तो अब क्या है कि 14 साल से कम आयु का बच्चा कहीं पे भी काम नहीं कर सकता, चाहे वो खतरनाक हो, भले मस्त मज़ा देने वाला हो, कोई सा भी हो, ठीक है, कहीं पे काम नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि उसको तो फ्री शिक्षा दे रही गवर्नमेंट, ठीक है ना, पढ़ जा, दाल खा, चने की दाल आ रही फ्री, ठीक है। तो कई सारा मिड डे मील भी है उसके लिए, कोई है ही नहीं समस्या वाली बात। तो इसीलिए यहाँ पे प्रावधान किया गया कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को क्या सभी प्रकार के व्यवसायों में नियोजन को प्रतिषेध किया गया, ठीक है। दूसरा जो किशोर आया, ठीक है, किशोर शब्द जो है ना, किशोर को उन्होंने कहा किशोर यानी 14 से 18 वर्ष के आयु के बच्चे, है ना, उनका खतरनाक व्यवसायों में नियोजन को प्रतिषेध किया गया। वो जोखिम भरे व्यवसाय में नहीं, बाकी कर सकते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, पर फिर भी कहीं ना कहीं इसमें एक छोटी सी इन्होंने वो विंडो रख दी, गली जो होती है ना, कानूनों में गली होती है, आप जानते हैं, जहाँ से व्यक्ति अपने आप को बचा के निकल जाए। तो इसमें एक गली है, सभी प्रकार के व्यवसायों में तो कर दिया, लेकिन क्या क्या पारिवारिक व्यवसायों में काम कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, गर्रीस होटल है, स्कूल वाली बेटी क्यों 2 मिनट बेटी क्यों, चलो कट जाएगा, पापा बन जाए कट जाएगा। चलो तो ऐसा है, भारत है, भारत के कानून है बहुत अच्छे अच्छे, ठीक है। तो मूल रूप से ये आज की क्लास जिसमें हमने जाना शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। अब आपका बचता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, ठीक है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। 1-2 क्लास में हो भी जाएगा, कोई भारी वाली बात है नहीं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा समय हो गया, धन्यवाद।